नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एसएससी स्टेनो 2025 जिसकी आंसर की जो है वो कल ही आई है और हम उसी पर बेस्ड जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं। यानी कि ये जो हम इडियम एंड फ्रेज कर रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट आस्क्ड इन एसएससी स्टेनो 2025। तो यहाँ पर सारे के सारे इडियम्स सभी शिफ्ट्स के टोटल 9 शिफ्ट्स में ये पेपर हुआ था एंड 3 डिफरेंट डेज पर हुआ था। दैट इज ऑन 6th अगस्त, 7th अगस्त एंड 8th ऑफ अगस्त 2025। तो इन तीनों में 9 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हुआ था और उन पूरे के पूरे 9 शिफ्ट में जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे उनको आज हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहला इडियम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। दैट इज, देखते हैं क्या इडियम कह रहा है ये कि चूज द करेक्ट फ्रेज फॉर द वर्ड अंडरलाइंड इन बोल्ड। अब इसने क्या किया है कि जो इडियम का क्वेश्चन दिया है ना ये किस वे में दिया है, ईडियम वर्ड ना दे करके इसने मुझे बोला है कि ये जो फ्रेज है इसका आप करेक्ट मीनिंग बताएं और ये जो फ्रेज बोल्ड में है थिंक आउटसाइड द बॉक्स ये एक ईडियम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपको बॉक्स का यहाँ पर सेंस है आपका दायरा, यानी आपको आपके दायरे से बाहर निकल के भी सोचना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी अब तक सॉल्यूशंस लेते हुए आए हैं या करते हुए आए हैं उसके बाहर भी आपको कुछ नए सॉल्यूशंस या नए तरीके जो है वो अपनाने पड़ेंगे। टू फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स तो बोल ही नहीं रहा है ये, तो बल्कि नए मेथड्स की बोल रहा है। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग ओनली एग्जिस्टिंग रूल्स, नॉट एट ऑल। टू रिजेक्ट ऑल सॉल्यूशंस विदाउट एनालिसिस, नहीं। टू कंसिडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, हाँ ये बिल्कुल यही कह रहा है कि भाई आपको जो नए नए सॉल्यूशन है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो हैं उनके बारे में भी आप कंसिडर करना चाहिए, यानी कि आपको अब आपके दायरे से बाहर निकल के जो है वो सोचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, क्या कह रहा है ये, स्लिप ऑफ टंग का मतलब आपको बताना है। तो स्लिप ऑफ टंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना यार बिना सोचे समझे पता नहीं मुंह से निकल गया यार, है ना, मैं कहना नहीं चाहता था बट ये निकल गया बिना सोचे समझे। तो बिना सोच के जब हम कुछ भी चीज बोल देते हैं दैट इज नोन एज स्लिप ऑफ टंग। तो रवि मिस स्पोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। बिल्कुल सही है कि जो रवि है उसने इंटरव्यू के दौरान मिस स्पोक कर दिया यानी कि गलत बोल दिया और वो उसके मुंह से सिर्फ जस्ट एक स्लिप ऑफ टंग था, उसने जानबूझकर नहीं बोला है। तो स्लिप ऑफ टंग में जो भी हम मिस स्पोक कर रहे हैं वो जानबूझकर बोला हुआ नहीं होता। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। सुनीता लॉस्ट हर बैलेंस, नहीं, बैलेंस जैसा कुछ भी नहीं है। स्नेहा केयरफुली प्लान्ड हर स्पीच, तो बिल्कुल भी नहीं है, बिना प्लानिंग के बोलना होता है। और यहाँ पर शेफ बर्न्ड हिज हैंड, खाने से भी रिलेटेड ये नहीं है। तो इडियम क्या है कि रवि ने मिस स्पोक किया है इंटरव्यू के दौरान और वो जस्ट एक स्लिप ऑफ टंग था। तो आंसर नंबर डी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ये इडियम क्या पूछ रहा है, कट द गॉर्जियन नॉट। तो ये जो कट द गॉर्जियन नॉट है ना ये एक जापानीज इडियम है और ये इडियम क्या कहती है, इस इडियम में क्या था कि एक राजा को अपनी सत्ता है ना नेक्स्ट राजा को ट्रांसफर करनी थी, मतलब उसे अपना एक नया राजा चुनना था। तो अब भाई ऐसे तो नया राजा कैसे चुने, सब लड़ मरेंगे। तो उन राजा में काबिलियत देखने के लिए या मैं ये कहूँ उनमें किसी भी डिसीजन को हैंडल करने के लिए राजा ने क्या किया, एक नॉट यानी एक गांठ बांधी और वो जो गांठ थी वो इतनी ज़्यादा टाइट थी कि वो किसी से भी खुल नहीं सकती थी, मतलब इतनी ज़्यादा टाइट नॉट बांधी थी, इसीलिए उस नॉट को बोलते हैं गॉर्जियन नॉट, है ना। यानी गॉर्जियन के द्वारा, उस राजा का नाम गॉर्जियन था, गॉर्जियन के द्वारा बांधी गई नॉट यानी कि गांठ थी। और वहां पर सब मतलब जो ट्रांसफर होती थी ना सत्ता वो ऐसे ही होती थी। तो अब ये गॉर्जियन नॉट जो भी खोलेगा वो अगला राजा बन जाएगा। तो ये जो गॉर्जियन नॉट खोली थी ना वो खोली थी अलेक्जेंडर ने। और ये अलेक्जेंडर ने गॉर्जियन नॉट कैसे खोली थी, गांठ नहीं खोली थी उन्होंने, तो गांठ को कट ही कर दिया था, यानी तलवार लिया, कोई खोलने बोलने में टाइम वेस्ट नहीं, सीधा गांठ कट। तो उनकी ये स्मार्ट वर्क को देख करके वहां की प्रजा खुश हो गई और उन्हें नेक्स्ट राजा जो है वो उन्हें चयनित कर दिया गया। तो वहां से इडियम आई कि गॉर्जियन नॉट खोली नहीं गई, गॉर्जियन नॉट क्या की गई, कट की गई। यानी कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस थे यानी ये जो प्रॉब्लम सामने आई थी उसे उन्होंने बहुत बोल्डली सॉल्व किया। तो सॉल्व द प्रॉब्लम बोल्डली, यानी जब हम किसी प्रॉब्लम से भागे ना और उस प्रॉब्लम को बोल्डली सॉल्व करें तब इस इडियम को बोलते हैं क्या, कट द गॉर्जियन नॉट। क्रिएट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगा, डिसएग्री भी नहीं होगा, टाई अनरिलेटेड इश्यूज भी नहीं होगा, क्या होगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बोल्डली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ना यहाँ पर पर्ल्स का मतलब किससे रिलेटेड है, मोती से,
और यहाँ पर स्वाइन का मतलब किससे रिलेटेड है, पिग से। तो अगर आप पिग के सामने कीमती कीमती मोती डालेंगे तो क्या पिग जो है उन मोतियों की कदर करेगा, नहीं। यानी कि वैल्यूएबल थिंग्स को एक ऐसे इंसान को देना जो कि डिजर्व नहीं करता है, उसके लिए ईडियम बनी है। तो टू गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग, यानी अनडिजर्विंग व्यक्ति को, जिसको उसकी कद्र नहीं है, उसे अगर आप वो वैल्यूएबल थिंग्स दे रहे हो तो फिर तो वो क्या कहलाएगी, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। काला अक्षर भैंस बराबर है ना, उसको थोड़ी ना पता है कि ये कीमती मोती है, मुझे इसका कैसे यूटिलाइज करना है, नहीं वो तो हो सकता है फेंक भी दे इसे, है ना। तो यानी कि टू गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। नेक्स्ट चलते, क्या कह रहा है ये, बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन, यानी कि मुझसे ये अंडरलाइन पार्ट का ईडियम पूछ रहा है। तो एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ मेजर कंपनी, यानी एक मेजर कंपनी का जो प्रेसिडेंट है हर्षित, उसका नाम है, इज यूज्ड टू बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन। तो ये जो हर्षित है ये मोस्टली का क्या रहता था, एक फोकस ऑफ अटेंशन रहता था। तो फोकस ऑफ अटेंशन का मतलब है कि आप उस पार्टी के या उस जगह के क्या हो, हीरो हो, मतलब सब आप ही को देख रहे हैं, आप ही अटेंशन के पात्र हो। तो उसको हम बोलते हैं इन द लाइमलाइट, यानी कि लाइमलाइट में होना। लाइमलाइट यानी अभी आप ही वहाँ के क्या हो, पॉपुलर बंदे हो। तो पॉपुलैरिटी गेन करना इज नोन एज इन द लाइमलाइट। चलिए बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। द एलिफेंट इन द रूम, देखिए एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एक बड़ी सारी समस्या जब हमारे घर के अंदर आ जाए। जैसे कि एलिफेंट अगर रूम में आ जाए तो सच में बहुत भारी समस्या है, इसको बाहर कैसे निकालें, है ना। तो एक लार्ज और डिफिकल्ट प्रॉब्लम व्हेन अराइजेज, यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या। जैसे कई बार अपन नहीं कहते हैं यार आज तो बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, तो ये जो बहुत लार्ज या डिफिकल्ट प्रॉब्लम सामने आ जाती है उसे हम कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। अ डाइम अ डजन का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो और या फिर इजीली कुछ भी चीज़ अपन को ग्रैब हो जाए, यानी बहुत कॉमन, जो कि अलग हटके नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, उसे कहते हैं डाइम अ डजन। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना या फिर सिक होना, यानी अंडर द वेदर हूँ, अंडर द वेदर हूँ मतलब मैं बीमार सा सिक सा महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फोकस ऑफ अटेंशन के लिए हम क्या बोलेंगे, लाइमलाइट में होना। तो आंसर नंबर डी विल बी माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस मीन्स का क्या मतलब होता है, देखो ये है द ऑयल। देखो टू ऑयल द हिंजेस जो वर्ड है ना, ये है कि आपने, देखो तेल है ना बहुत महंगा आता है ना, और अगर आप किसी को तेल दे रहे हो तो एक तरीके से उसके लिए तो बहुत पार्टी हो गई भाई, उसको तो एक बहुत महंगी चीज़ मिल रही है। तो अब इस ईडियम का सेंस ही यही है कि आपने किसी को बहुत कीमती या महंगी वस्तु दी है, काई के लिए, चुप रहने के लिए। तो चुप रहने के लिए अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो ब्राइब ही कर रहे हैं। तो टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट, यानी अच्छी खासी रकम किसी को देना या अच्छी खासी चीज़ किसी को देना ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। तो उसके लिए ईडियम क्या बोलते हैं, टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस। मतलब टू ऑयल द हिंजेस यानी टू गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू रिमेन क्वाइट, यानी चुप करने के लिए किसी को कीमती वस्तुएं देना। टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट। आगे बढ़ते हैं। गो द एक्स्ट्रा माइल, देखो गो द एक्स्ट्रा माइल का सेंस क्या है, आपको भाई अपन ये यूजुअली करते हैं, मान लो है ना आपको मैं किसी जगह पर लेकर जा रही हूँ, है ना, और आपको पता नहीं कितनी दूर है, बट आपको ये पता है बहुत दूर है। अब मान लो अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार अभी भी 10 किलोमीटर है, तो आप तो वहीं घुटने टेक दो, चलो ही नहीं। तो मैं आपको कह रही हूँ बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, ये थोड़ा थोड़ा मेहनत करवा के मैं आपको पूरे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलवा दूंगी। तो ये यही कह रहा है, गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी थोड़ी मेहनत और करनी है बस, यानी कि वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, यानी जितनी उम्मीद आपने कर रखी है ना हार्ड वर्क करने की, बस उससे थोड़ी सी ज़्यादा और कर लो, फिर जॉब लग जाएगी। तो वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना इज नोन एज व्हाट, गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेक टू टास्क, वन ऑफ द गुड इडियम। टेक टू टास्क का मतलब है किसी को टास्क पे लेना। अब यहाँ पर ये जो टास्क वर्ड है ये किसके लिए है, ये जो टास्क का मतलब होता है ना, ये होता है किसी को डांटना या फिर किसी को फटकारना। ये इडियम मोस्टली है ना हम स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं, आज तो उसका रिमांड है, या आज तो उसको लाइन पे ले लिया। तो आज तो उसको लाइन पे ले लिया यानी आज उसका रिमांड है, मतलब आज तो उसकी डांट पड़ रही है, यानी आज तो उसका दिन ही खराब है। तो टेक टू टास्क मतलब टू स्कोल्ड समवन, यानी किसी को डांटना उसकी गलती पर। तो किसी को टास्क पर लेना मतलब कैसे याद रखेंगे, टास्क यानी किसका टास्क, डांटने का टास्क। तो किसी को टास्क पर लिया गया है ताकि उसकी डांट फटकार अच्छे से हो सके। तो टू स्कोल्ड समवन इज नोन एज व्हाट, टू टेक समवन टू टास्क। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का अगेन मतलब यही है
कि आप किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को अगेन जेन्युइनली बहुत कहते हैं ना हिम्मत से लड़ना इज नोन एज व्हाट, बाइट द बुलेट। भाग नहीं जाना है, लड़ना है। किससे? एंड्योर समथिंग पेनफुल, यानी कुछ बुरी परिस्थितियों को एंड्योर करना। एंड्योर इज सहना, यानी कि पेनफुल चीजों को सहना इज नोन एज बाइट द बुलेट। यानी कि ये जो चीज अभी मेरी लाइफ में चल रही है या ये जो फेज मेरी लाइफ में चल रहा है, दिस नॉट ईजी, दिस फेज इज पेनफुल, बट स्टिल मैं उसे क्या कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगी, बाइट द बुलेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट वंस कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब है कि ये मेरे टाइप का नहीं है। तो मेरे टाइप का नहीं है मतलब यार ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसा तुमको पसंद होगा, तुम करते होंगे, बट ये मुझे पसंद नहीं है, मेरा ट्रेंड नहीं है ये। इसका मतलब समथिंग डिसलाइक, नफरत नहीं है, पसंद नहीं है बस, है ना। मतलब ये मेरा टेस्ट नहीं है, भाई मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूँ, या मैं ऐसी जगह नहीं जाता हूँ, या मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, या मैं ऐसा नहीं करता हूँ। उसके लिए अपन बोलते हैं नॉट वंस कप। आपको पसंद है, आप करते होंगे, बट मुझे नहीं पसंद है। उसके लिए मैं बोलूंगी नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी समथिंग विच आई डिसलाइक, है ना। सबके लिए नहीं है ये, विच आई डिसलाइक या जो मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए बोलूंगी इट्स नॉट वंस कप ऑफ टी। आगे बढ़ते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो ईडियम है ना, ये मोस्टली पहले कलर के लिए आई थी। कलर के लिए ऐसे कि पहले जब लिखना होता था ना, तो ऐसा कहते थे कि व्हाइट पेपर होना चाहिए और ब्लैक इंक से उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा ट्रेंड होता था ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। तो तब से ईडियम बन गई कि ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया ऐसी कोई भी चीज़ जो आप मुझे लिखित में दो। जैसे कई बार अपन किसी को काम बोल देते हैं ना, तो बोले नहीं नहीं बोल कर नहीं चलेगा, आप मुझे काम लिख कर दो। तो उसके लिए ईडियम आई है व्हाट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब टू गिव समथिंग इन राइटिंग, यानी कि बोल कर नहीं है, सीक्रेट नहीं है, अनक्लियर नहीं है। टू गिव समथिंग इन राइटिंग, लिखित में कोई चीज देना। टू हैव द लास्ट लाफ। नाउ इस ईडियम का क्या सेंस है? लास्ट लाफ का मतलब ये नहीं आप आखिरी बार हंसे हो अब नहीं हंसोगे, नहीं नहीं नहीं। इस ईडियम का सेंस ये है कि आखिरी मोमेंट पर हंसी निकली है। मतलब अब तक तो आप हार रहे थे, हारते हारते लास्ट मिनट पर आपकी क्या हो गई, सत्ता पलट। सत्ता पलट मतलब लास्ट मिनट पर आप जीत गए, और जब ये लास्ट मिनट पर आप जीते तो लास्ट मोमेंट पर आपकी क्या निकली, जोर से हंसी। फिर अब आप दाड़े मार मार कर हंस रहे हो। तो टू हैव द लास्ट लाफ मतलब लास्ट मोमेंट पर लाफ निकलना, यानी हंसी निकलना। तो उसको बोलते हैं सक्सीड इवेंचुअली। सक्सीड इवेंचुअली मतलब एंड मोमेंट पर सफलता हाथ लगी है, फेल नहीं है, मॉक नहीं है, स्टे इंडिफरेंट नहीं है। क्या ये आखिरी मोमेंट पर जब सफलता हाथ लगे तो वो आखिरी मोमेंट पर ही क्या निकलती है, हंसी निकलती है। तो कैसे याद रखेंगे, टू हैव द लास्ट लाफ मतलब आखिरी बार नहीं हंसाऊं, आखिरी मोमेंट पर हंसी निकली, यानी मैं आखिरी मोमेंट पर मैंने जीत हासिल की है। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। ना कोल्ड शोल्डर का बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या होता है कि ना जब हमारे घर पर कोई आता है, मान लो कोई भी मेहमान आया है, कोई भी व्यक्ति आया, और अगर वो हमारे पसंद का व्यक्ति है या हम चाहते थे कि वो व्यक्ति आए, तो देखना हम हमेशा है ना इधर उधर भागते दौड़ते नजर आएंगे, उसके लिए ये भी कर दें, उसके लिए ये भी कर दें। तो इसका मतलब तब जो है ना आपकी पूरी बॉडी है ना वो हॉट हो जाती है। लेकिन जब आप ठंडे रास्ते में किसी काम को जाने देते हो, मतलब आपको सामने वाले को इतना भाव नहीं देना है, तो आप भी सुस्त ठंडे पड़ रहे थे, हाँ ठीक है आ जाएगा कर लेगा। तो दैट मीन्स यू आर गिविंग समवन अ कोल्ड शोल्डर, मतलब यू आर इग्नोरिंग समवन। मतलब आप चाहते नहीं थे कि वो आए, या आप चाहते नहीं थे कि वो बैठा रहे, पर ठीक है तू भी बैठा है मैं भी बैठी हूँ, मस्त है ना, मतलब मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं रही हूँ। दैट इज यू आर गिविंग समवन अ कोल्ड शोल्डर। यू आर नॉट डूइंग समथिंग, है ना, यू आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर दैट पर्सन कि भाई उसकी ग्रीटिंग के लिए आपने कुछ किया हो, नहीं। तो ट्रीट वार्मली तो इसका एंटोनिम हो गया, प्रेज भी नहीं किया और आपने उसको इन्वाइट तो बिल्कुल भी नहीं किया है। यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन, यानी कि यू आर गिविंग कोल्ड शोल्डर टू दैट पर्सन। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है कि जब है ना हमको कहीं से भागना होता है तो हम क्या करते हैं, एक तो है डर के भागना, और एक ये है कहीं से बस ऐसे ही सिचुएशन से भाग जाना। तो हम वी टेक आवर हील्स, यानी कि वी टेक आवर शूज एंड वी रन अवे। ये यही है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी मैंने अपने पेयर ऑफ हील्स आपको दिखाई और वहां से भाग ली, निकल ली, रुकी नहीं, है ना, आपकी बात भी नहीं सुनी, बस आप बोलते ही रह गए, आप मुझे समझाते ही रह गए। आई टुक माई पेयर ऑफ हील्स एंड आई रैन अवे। तो टू शो अ क्लियर पेयर ऑफ हील्स मतलब मैंने आपको अपने जूते चप्पल दिखाए एंड आई रैन अवे, मैं वहां से निकल ली।
आपका कोई काम मैंने किया नहीं, आपकी कोई बात मैंने सुनी नहीं। तो इस इडियम का क्या मतलब है? सिचुएशन से भाग निकलना, यानी सिचुएशन से निकल लेना, उसे हैंडल नहीं। और अभी सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपने इडियम क्या पढ़ी थी? बाइट द बुलेट। तो इफ यू आर बाइटिंग द बुलेट यानी कि यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन, एंड यू आर शोइंग अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब यू आर नॉट हैंडलिंग द सिचुएशन, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखो, जब भी पेड़ों में पतझड़ का मौसम आता है तो सारे पत्ते खिड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही नया बसंत ऋतु आती है तो नई पत्तियां खिलती है, और नई पत्तियों के खिलने के साथ उस पेड़ का नया जन्म होता है। तो यही है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी पेड़ों पर नई पत्तियां आना, आगमन होना। टर्न ओवर यानी आगमन होना। किसका आगमन होना? नई नई पत्तियों का। इसका मतलब उस पेड़ की क्या हुई है? वापस लाइफ स्टार्ट हुई है, यानी किसी भी चीज का वापस से जीरो से स्टार्ट करना ना, यानी टू स्टार्ट अफ्रेश। जो हुआ हुआ, चलो आज के बाद वापस से स्टार्ट करते हैं। तो रिपीट मिस्टेक नहीं है, टर्न पेजेस नहीं है, स्टे अनचेंज नहीं है। कैसे याद रखोगे? नई पत्तियों का आना यानी पेड़ का वापस फ्रेश स्टार्ट होना। तो वैसे ही किसी भी रिलेशन का स्टार्ट फ्रेश, यानी जीरो से वापस स्टार्ट करना, फ्रेशली स्टार्ट करना, उसके लिए इडियम बोलते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टूथ एंड नेल। नाउ ये जो टूथ एंड नेल इडियम है, अगेन इसके पीछे भी लॉजिक क्या है? इसके पीछे सेंस ये है कि मैंने ना किसी से लड़ते वक्त बिल्कुल लास्ट हद तक, कहते हैं ना जब किसी से हम लड़ रहे होते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, आप देखना उसे, जब वो लड़ रहा है ना, जब तक उसकी चल रही है लड़ाई में तब तक तो ठीक है, पर जब उसको ये लगने लग जाता है ना कि अब सामने वाला जीत रहा है, उसका लास्ट हथियार यही होता है कि वो सामने वाले को ना भटका भरने लग जाता है, यानी वो दांतों का इस्तेमाल करने लग जाता है, और या फिर अगर उसके नाखून है तो वो नाखून चुभोने लग जाता है। तो जो लास्ट हमारा फेज होता है लड़ाई का, कि जब हमें लगता है कि अब हम हार रहे हैं, अब जीत के कोई आसार नहीं है, उस केस में वी स्टार्ट यूजिंग आवर टीथ एंड वी स्टार्ट यूजिंग आवर नेल। तो यही कह रहा है कि अगर आप टूथ एंड नेल पर आई गए हो लड़ाई में, यानी आप पूरी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से जो है आप लड़ाई लड़ रहे हो, यानी कि आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है ना, तो यानी पूरी ताकत से लड़ने के लिए हम इस इडियम को कहते हैं दैट इज टूथ एंड नेल। सीक्रेटली एंड साइलेंटली नहीं है, विदाउट एनी टूल नहीं है, और इन अ कंफ्यूज स्टेट नहीं है। क्या है ये? विद फुल पावर, यानी पूरी ताकत झोंक दी आपने, पूरी पावर लगा दी इस चीज को या सिचुएशन को जीतने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फेस द म्यूजिक। ना ये जो फेस द म्यूजिक है, ये कहाँ से आई है इडियम? तो ये इडियम जो है ना, ये सोल्जर्स के लिए है। सोल्जर्स के लिए इडियम क्या है कि सोल्जर्स को जब पनिश किया जाता था तो क्या किया जाता था, उनसे ना ग्राउंड के चक्कर कटवाए जाते थे, और ये ग्राउंड के चक्कर जो कटवाए जाते थे, मतलब ये उनकी इंसल्ट हो रही है एक तरीके से, है ना, उन्हें पनिश किया जा रहा है। तो ये जो ग्राउंड के चक्कर जब उन्हें कटवाते थे तो म्यूजिक बजाते थे, और ये कहते थे कि जब तक ये म्यूजिक बज रहा है तब तक तुम्हें इस ग्राउंड के जो है वो चक्कर काटते रहने हैं, ठीक है। अब वो चक्कर उनसे क्यों कटवाते थे? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलती की होगी, और वो गलती कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती थी, उनके लिए तो डेफिनेटली बड़ी है, बट हम जैसे को लगेगा बस इतनी सी बात पे, मतलब अगर वो थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट उठे, 5-10 मिनट काम में लेट हो गए, या किसी भी छोटे छोटे रीजंस की वजह से उनको इतने बड़े बड़े मतलब पनिशमेंट्स जो है वो भुगतने पड़ते थे। तो ये इडियम वहीं से ही आई है कि जब तक वो म्यूजिक चलता था उनको म्यूजिक फेस करना पड़ता था और उन्हें वहां भागते रहना पड़ता था। तो ये इडियम वहीं से ली है कि टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस। टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस यानी अब भुगतो, गलती किए तो आप भुगतो, यानी किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना। बेयर करना यानी बर्दाश्त करना, इज नोन एज व्हाट? फेस द म्यूजिक। यहाँ पैसे अर्न करना नहीं है, गिव मनी नहीं है, और पुअर वेदर नहीं है। क्या है इसका मतलब? टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस, या मैं ये कहूँ टू बेयर बैड रिजल्ट्स। यही इडियम सेम शिफ्ट में दूसरी बार भी पूछ ली गई, मतलब सेम ही शिफ्ट है और उसी शिफ्ट में ये सेकेंड टाइम फिर इडियम आ गई, फेस द म्यूजिक। अब इसका मतलब क्या बोलूँ? हाइड फीलिंग्स नहीं, अवॉइड ट्रबल नहीं, रन अवे नहीं, क्या होगा? कन्फ्रंट डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टीज का क्या करना? सामना करना, है ना, यानी कि आपके पनिशमेंट का आपको क्या करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ रहा है या झेलना पड़ रहा है। रन अवे के लिए अभी अभी मैंने एक इडियम पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? टुक ओवर द हील्स, यानी कि अपनी हील्स लो और वहां से भाग लो। नेक्स्ट है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इस इडियम का आपको मतलब बतानी है। एक जो पिक्चर है ना उसकी कई ज्यादा वैल्यू है, 1000 शब्दों के बराबर की वैल्यू एक पिक्चर की है। कहने का मतलब जो एक पिक्चर है ना वो 1000 शब्दों के बराबर बोल सकती है।
मतलब कहाँ आप 1000 शब्द बोलो और कहाँ आप सामने वाले को पिक्चर डिस्क्राइब कर दो, बस पिक्चर दिखा दो, अपने आप जो है वो 1000 वर्ड्स उसको समझ में आ जाएंगे। उसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसी सुंदर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि सब कुछ बयां कर दे। जैसे स्कूल में है ना, ऐसे राइटिंग्स आप लोग के आते थे जिसके अंदर क्या होता था, जैसे मान लो बस स्टैंड का सीन अगर मुझे लिखना है तो वो क्या करता था, सिर्फ बस स्टैंड का सीन दिखा देता था और आपको बोलता था सीन को डिस्क्राइब करो। तो उस छोटे से चीज में या उस छोटे से सीन में या उस छोटी सी पिक्चर में या एक छोटे से फोटोग्राफ में आपको नहीं लगता सब कुछ समझ आता था? सब कुछ समझ आने का मतलब है सब पूरा बस स्टैंड का सीन उसके सामने आ जाता था, यही होता है। तो वो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ के लिए इडियम कहा जाता है कि एक ऐसी पिक्चर जो कि 1000 शब्दों के बराबर है। तो ही डिस्क्राइब द एंटायर सीन इन डिटेल, नोइंग सिंस शी कुड नॉट टेक अ पिक्चर शी डिसाइडेड टू राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ। लिखने की तो बात ही नहीं है। आई प्रेफर रीडिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रादर देन लुकिंग एट इमेजेस। नहीं, ये क्या है, द ब्यूटिफुल फोटोग्राफ कैप्चर्ड द ट्रेजेडी, यानी कि ऐसी सुंदर फोटोग्राफ जिसने सारी ट्रेजेडी कैप्चर्ड कर रखी इतनी सुंदर से जो कि शब्द शायद नहीं कर पाते। तो आंसर नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। स्पिल द बीन्स। नाउ स्पिल द बीन्स इडियम कैसे है कि ये स्पेशली यूज होती थी वोटिंग सिस्टम में, जहां पर हम लोग 2 जार के अंदर 2 डिफरेंट कलर के बीन्स डालते थे। जैसे कि मान लो एक में रेड डाल दिए, एक में ब्लैक डाल दिए। और ये बीन्स कैसे डालते थे कि ईच पर्सन इज गिवन 2 बीन्स, यानी हर व्यक्ति को ये 2 कलर के बीन्स दिए जाते थे, रेड एंड ब्लैक। और ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको वोट फॉर में करना है तो आप रेड जार में जाकर के रेड बीन डाल के आ जाना, और अगर आपको अगेंस्ट में वोट करना है तो आप ब्लैक जार में जाकर के ब्लैक बीन डाल के आ जाना। लेकिन अगर गलती से ये जार गिर गया तो फिर सीक्रेट रिवील हो गया ना कि भाई कौन जीत रहा है, जिस जार में ज्यादा बीन्स होंगे वो जीत जाएगा। तो ऐसे तो सीक्रेट बाहर आ जाएगा। तो ये इडियम वही है, स्पिल द बीन्स। स्पिल मतलब बिखरना, अगर ये बीन्स बिखर गए तो सीक्रेट बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए इस इडियम का मतलब क्या है, टू रिवील अ सीक्रेट, यानी सीक्रेट का बाहर आ जाना इज नोन एज व्हाट, स्पिल द बीन्स। स्टील समवन्स थंडर। नाउ इस इडियम का मतलब है करा किसी और ने, क्रेडिट किसी और ने ले लिया, यानी कि आपने किसी और के चुरा लिया, क्या, किसी और का थंडर। अब थंडर मतलब गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट या गूंजना, मतलब कि आपने, जब कहते हैं ना जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया होता है तो देखते हैं बहुत जोर से तालियां बजती है, तो जो तालियों की गड़गड़ाहट अपन बोलते हैं ना उसको थंडर बोलते हैं। तो कहाँ वो गड़गड़ाहट या वो जो तालियों की ध्वनि है वो किसी और के लिए, यानी कि आपके लिए बजनी चाहिए थी और वो किसी और ने चुरा ली, यानी उसके लिए बज गई। यानी कि किसी के काम का क्रेडिट ले लेना, टू टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क, यानी किसी और के काम का क्रेडिट खुद ले लेना इज नोन एज व्हाट, स्टील समवन्स थंडर। टर्न अ डेफ ईयर। मैं बहरी हूं नहीं, पर मैंने अपने कान जो है बहरे जैसे टर्न कर लिए हैं। टर्न कर लिए मतलब मुझे नहीं सुनना आप जो भी बोल रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें सामने वाली की सुननी नहीं होती है ना तो हम ऐसा कर देते हैं सुना अनसुना। सुना अनसुना मतलब मैंने सुन तो लिया है बट आई एक्ट लाइक कि मैंने नहीं सुना है, तो उसको बोलते हैं टर्न अ डेफ ईयर। या कई बार घर वाले भी बोलते हैं ना, क्या बहरा बैठा, मतलब बहरा बन के बैठा है क्या, इतनी देर से चिल्ला रहे सुनाई नहीं दे रहा है क्या। सुन तो लिया होता है पर जानबूझ के वी इग्नोर, वी नेवर रिस्पॉन्स। क्यों, हाँ बताइए चालू हो जाएंगे अभी। तो वहां से इडियम आई है टर्न अ डेफ ईयर, मतलब टू इग्नोर समवन्स एडवाइस। देखो अभी आपने एक इडियम पढ़ी थी किसी व्यक्ति को इग्नोर करना, तो मैंने आपको कोल्ड शोल्डर से पढ़ाया था। तो शोल्डर कोल्ड है मतलब आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, है ना, वेलकम नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर डेफ ईयर कर लिया मतलब आपने किसी की एडवाइस को इग्नोर किया है, यानी कि टू इग्नोर समवन्स एडवाइस। नेक्स्ट है पुल समवन्स लेग। ना पुल समवन्स लेग का मतलब हिंदी में हम कहते हैं ना क्या इसकी फिरकी ले रहा है। फिरकी लेना मतलब किसी का मजाक बनाना। तो पुल समवन्स लेग मतलब किसी की टांग खिंचाई करना। टांग खिंचाई मतलब टांग खींच नहीं रहे हो आप उसकी, टांग खिंचाई का सेंस ये है कि आप उसका मजाक बना रहे हो। तो इसीलिए इस इडियम का मतलब क्या हो गया, टू जोक विथ देम। नेक्स्ट है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। देखो इसका कहने का सेंस है जब तक चिकन्स पैदा ही नहीं हुए हैं तब तक आप उसे काउंट मत करो, वरना क्या हो जाएगी, नजर लग जाएगी, ऐसा हमारे कहते हैं ना। इसका मतलब रिजल्ट या सक्सेस आने से पहले ही, रिजल्ट ही हो गया ना चिकन्स का आना, तो रिजल्ट या सक्सेस आने से पहले ही आप
उसको अज्यूम मत करो या उसका बखान मत करो। तो डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स, पहले से ही अज्यूम मत करो। क्या पता आपने जितना अज्यूम किया उससे कम मिले, फिर आप दुखी हो जाओगे, और क्या पता उससे ज्यादा मिल जाए। तो इसलिए नेवर एंड एवर अज्यूम योर सक्सेस बिफोर इट कम्स। तो यही कह रहा है कि रिजल्ट का पहले से ही बखान या पहले से ही अजम्पशन नहीं करना चाहिए। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, हैच मतलब पैदा होना, तो पैदा होने से पहले ही चिकन्स को काउंट जो है वो नहीं करना चाहिए। अ वाइट एलिफेंट, नाउ अ वाइट एलिफेंट जो ईडियम है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? वाइट एलिफेंट में जो वाइट एलिफेंट है ना, ये ईडियम में वाइट एलिफेंट क्यों लिया है? इसीलिए लिया है क्योंकि जो वाइट एलिफेंट ये बहुत ज्यादा महंगा है ना। और महंगा कैसे है? इसकी देखभाल करना, खाना पिलाना, रेयर स्पीशीज है, इतनी मिलती भी नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो ये जो वाइट एलिफेंट है इसके लिए क्या एक तरीके से ओरिजिन है? दैट ओरिजिन इज कि वाइट एलिफेंट जो राजा है ना वो क्या करता था, अपने महल में इकट्ठे करके रखता था। क्यों रखता था भाई? उसे जताना है कि देखो मेरे पास कितने सारे वाइट एलिफेंट है, यानी कि अपना नाम जताने के लिए वो अपने दरबार में वाइट एलिफेंट रखता था। लेकिन अब इतने सारे वाइट एलिफेंट अगर वो रखेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी महंगी पड़ेगी। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए वो क्या करता था कि जो उसके दरबार में जो कोई भी गलती करता था तो उस गलती के पनिशमेंट में वो उसे एक वाइट एलिफेंट गिफ्ट कर देता था। गिफ्ट करने का मतलब ये नहीं उसे दे दिया, नहीं, गिफ्ट करने का मतलब है इसकी देख रेख अब तुम करो। कहलाएगा तो ये मेरा ही है, तो ये मेरा ही, लेकिन इसकी देख रेख करना, इसके खाना पीना सब कुछ तुम्हें ही देखना है, और इसके लिए तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हें खुद से ही तुम्हारे ही सैलरी में से ये सब निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने गलती की है तो सजा तो मिलेगी। तो वो सजा के रूप में ऐसे ही एलिफेंट सबको बांट देता था। तो ऐसे क्या होता था, उसका खुद की कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन उसने किसी और के ऊपर पैसों का बर्डन चढ़ा दिया। तो लकी चार्म नहीं है ये, वैल्यूएबल आइटम भी नहीं है, बट ये कॉस्टली बर्डन है। यानी जिसको ये व्हाइट एलिफेंट मिला है उसके मजे नहीं हुए भाई, उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। उसे खुद का घर भी चलाना है और इस व्हाइट एलिफेंट को भी पालना है, तो उसके ऊपर तो ये बर्डन कैसा आ गया, बहुत महंगा बर्डन आ गया। कितना महंगा पड़ेगा इस व्हाइट एलिफेंट को संभालना, क्योंकि राजा का अलग है, ढंग से नहीं संभाला तो मार मुर और देंगे राजा जी। तो कॉस्टली बर्डन को हम कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मतलब जो दूध ढुल गया उसके पीछे क्या रोना, तो यानी कि रिग्रेट अ पास्ट लॉस। पास्ट लॉस के ऊपर अगर आप रिग्रेट करते हो, एक ऐसा लॉस जो पास्ट में हुआ था उसके ऊपर पछताना, इज नोन एज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। मतलब पास्ट की चीजों पर क्या पछताना, क्या रिग्रेशन करना। पर ठीक है, उसके लिए इडियम बोलते हैं क्या, कि यू आर क्राइंग ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, यानी जो चीज चली गई उसके पीछे शोक या दुख मनाते रहना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इस इडियम का मतलब है एक भी, कहते हैं ना मैंने आखिरी उम्मीद तक लड़ाई लड़ी है, मतलब मैंने एक भी चांस जो है ना वो छोड़ा नहीं है। अब इस इडियम को कैसे याद रखें? इस इडियम को ऐसे याद रखेंगे कि मान लो आपका एक पीस ऑफ पेपर है, यानी आपका एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद उस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी भी है या कोई इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी हो सकता है, और वो इंपॉर्टेंट पेपर गिर गया। अब वो इंपॉर्टेंट पेपर जहाँ गिरा है वहाँ ना बहुत सारे स्टोन ही स्टोन है, और वहां पर ये पत्थर पे ये पेपर गिर गया। अब गिर गया होगा तो ये पेपर उड़ के किसी पत्थर के नीचे चला गया, अब दिख नहीं रहा है, छोटा अलग है, तो अब आपको इंपॉर्टेंट अलग है, छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, हर पत्थर उठा के देखोगे ना, इसके नीचे तो नहीं है, इसके नीचे तो नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर टर्निंग द स्टोन। और एक भी पत्थर आप छोड़ोगे नहीं, क्यों? क्योंकि जिसको भी छोड़ दिया आपको हमेशा ही रहेगा शायद उसी पत्थर के नीचे तो नहीं था, मैंने बस एक वही नहीं देखा। तो उसका मतलब टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी आपने एक भी पत्थर नहीं छोड़ा जिसको आपने टर्न करके नहीं देखा हो, यानी आपने सबको टर्न करके देखा है, यानी यू हैव सर्च्ड इट थरली, यानी किसी भी चीज की थरली सर्च करना इज नोन एज व्हाट, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ऑन क्लाउड 9, सातवें आसमान पर, अति में खुश होना, गुस्सा नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, लेजी नहीं है, अति में खुश होना। तो हिंदी में तो उसको बोलते हैं सातवें आसमान पर हूं, पर इंग्लिश में उसे बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। हम हमेशा इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव इडियम्स के लिए 9 वर्ड यूज करते हैं, और इंग्लिश में हम उसे 4 से मतलब 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्लाउड 9 यानी सातवें आसमान पर होना, यानी खुशी का कोई ठिकाना ना रहना। फ्लॉज अ डेड हॉर्स, नाउ फ्लॉज का क्या मतलब होता है,
कोड़े मारना। कोड़े मारना मतलब किसी को पीटना, मारना। और यहाँ पर किसको कोड़े मारे जा रहे हैं? डेड हॉर्स को, एक ऐसे घोड़े को जो मर गया है। तो क्या वो उठ खड़ा होगा क्या? नहीं। यानी आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। 2 घंटे मार लो, 4 घंटे मार लो, वो जिंदा तो होने वाला नहीं है। यानी कि यू आर बीटिंग एन ओपिनियन अनफेयरली, नहीं, यू आर नॉट इवन, यू आर बीटिंग इट बट नॉट अनफेयरली। मार तो आप उसे जोर जोर से ही रहे हो ना। रिपीट अ सेटल्ड आर्ग्यूमेंट, नहीं। चेज एन इम्पॉसिबल गोल, नहीं। वेस्ट टाइम ऑन अ लॉस्ट कॉज, ये सही है। जो चीज खो गई है, जो चीज चली गई है, उस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नाउ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब है? ये इडियम जो ली गई है, ये कैसे ली गई है? ये इडियम ली गई थी कि पहले जो शिकारी होते थे ना, वो शिकार करने के लिए जब जंगल में जाते थे, तो क्या किया जाता था कि जब वो शिकारी जंगल में जाते थे तो पहले शिकारी अपने कुत्ते जो है वो छोड़ देते थे। और जब वो कुत्ते छोड़ देते थे तो जिस पेड़ के नीचे जाकर के कुत्ते भौंकते थे, तो पता चल जाता था कि यार इस पेड़ पर जो है वो मेरा शिकार है और मैं यहाँ पर शिकार कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता था, पागल बनाने के लिए वो जो डॉग्स होते थे, उनको पागल बनाने के लिए गलत पेड़ पर गलत शिकार बैठा दिया जाता था। अब वो शिकार है, कुत्ते को क्या पता, कुत्ता तो वहां जाके आराम से भौंक रहा है। लेकिन जब शिकारी वहां आकर के शिकार करता था तो उसको कुछ नहीं मिलता था। तो ये वही है कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि वो जो डॉग है वो किस पे बार्क कर रहा है? एक रॉन्ग ट्री पर बार्क कर रहा है। और जब वो रॉन्ग ट्री पर बार्क करेगा तो अक्यूजिंग रॉन्गली, यानी वो रॉन्ग चीजों को क्या कर रहा है? अक्यूज कर रहा है। तो इफ यू आर अक्यूजिंग हु इज समवन रॉन्गली, यानी किसी रॉन्ग पर्सन पर अगर आप अक्यूजेशन लगा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं मिलना। तो वैसे ही अगर आप रॉन्ग ट्री पर बात करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलना। तो अक्यूजिंग रॉन्गली यानी किसी भी एक्शन को अक्यूज करने के लिए रॉन्गली एक्ट करना, गलत व्यक्ति पर दाव खेलना, इज नोन एज व्हाट? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। कट नो आइस। नाउ कट नो आइस का मतलब है कोई असर नहीं होना। कोई असर नहीं होना मतलब हैव नो इफेक्ट। कट नो आइस मतलब आपने कोई बर्फ नहीं काटी। कोई बर्फ नहीं काटी मतलब, कोई बर्फ नहीं काटी मतलब चुप्पी नहीं तोड़ी। यहाँ पर आइस का सेंस होता है चुप्पी से, दैट इज साइलेंस से। तो अगर साइलेंस नहीं काटी गई है यानी नहीं तोड़ी गई है, कोई असर ही नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही चला आ रहा है, नथिंग हैज चेंज्ड, तो हैव नो इफेक्ट। यानी जब किसी भी चीज पर कोई असर ना पड़े तब हम क्या कहते हैं? कट नो आइस। यानी उस जगह की जो साइलेंस है या उस जगह का जो सीन है या सिनेरियो है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, टू ग्रैप्स एट स्ट्रॉज। और टू ग्रैप्स एट स्ट्रॉज का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी ऐसे काम को करते हैं या एक ऐसे अटेम्प्ट को करते हैं जो अटेम्प्ट कैसा है? बेकार है। खुद को बचाने के लिए जब हम फ्यूटाइल अटेम्प्ट करते हैं। नो मैम, फ्यूटाइल का क्या मतलब होता है? फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि इसको करने का कोई सेंस नहीं निकला। तो जब भी हम किसी काम को करने के लिए या खुद को सेव करने के लिए, फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू सेव वन सेल्फ, खुद को बचाने के लिए जब भी हम कोई फ्यूटाइल अटेम्प्ट करते हैं, बेकार का अटेम्प्ट करते हैं, उसको बोलते हैं टू ग्रैस्प एट स्ट्रॉज। नाउ ग्रैस्प एट स्ट्रॉज, यहाँ स्ट्रॉज का मतलब है सीख से। अगर आप सीख को ग्रैस्प करोगे तो इसका मतलब आपकी सर्च कैसी है, आपका काम कैसा है? बेकार का ही है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो यही है टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स, यानी ऐसे तरीके अपनाना जो विफल हैं, जिससे कुछ नहीं मिलना, वो क्या कहलाता है? टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स मीन्स टू ग्रैब्स एट स्ट्रॉज। आगे बढ़ते हैं, थ्रो इन द टॉवल। ये जो थ्रो इन द टॉवल इडियम है ये बॉक्सिंग से आई है। ये बॉक्सिंग से कैसे आई है कि जब बॉक्सिंग ग्राउंड में 2 प्लेयर्स जब लड़ रहे होते हैं और ये जो 2 प्लेयर्स लड़ रहे हैं ना, इनकी लड़ाई एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गई है कि ये लड़ाई अब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ये एक दूसरे की जान ही लेके मानेंगे। और जब ऐसी स्टेज आ जाती है ना बॉक्सिंग में कि ये दोनों एक दूसरे की जान लेके मानेंगे, तो डेफिनेटली ये दोनों तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले, क्योंकि ये तो भूखे हो गए एक दूसरे की जान के। अच्छा, जो यहाँ पर मान लीजिए इनका एक तरीके से मैं कह लूँ जो इनकी लड़ाई करवा रहा है ना, वो जो व्यक्ति है वो भी इन्हें नहीं रोकने वाला है। क्यों नहीं रोकने वाला? उसके पास राइट ही नहीं है मैच रोकने का। अब भैया अगर ये मैच नहीं रोका गया, ये एम्पायर भी साइड हट गया,
प्लेयर्स तो वैसे ही नहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगर ये मैच नहीं रोका गया तो दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार ही देगा। तो ऐसे केस में इन दोनों के जो कोच है ना, उनके पास एक राइट होता है कि वो जाकर के इस लड़ाई को रोक सकते हैं। बट कैसे? जिस भी कोच ने, इनके पास एक टॉवल होता है। तो आपने बीच में देखा होगा कि बॉक्सिंग मैच में जब बीच में रिलैक्सिंग पीरियड आता है, उस रिलैक्सिंग पीरियड में ये कोच जाकर के इस प्लेयर को पहुंचता है ताकि वो वापस एनर्जेटिक हो सके। तो ये जो टॉवल है जो इस कोच के पास है, वो टॉवल यदि ये कोच इस फील्ड में या इस रिंग में फेंक दे तो ऐसा माना जाता है कि इस कोच ने अपने ही प्लेयर की हार मान ली, मतलब सरेंडर कर लिया। यानी कि इस कोच ने क्या किया, हार मान ली और ये मैच फिर रुक जाता है। तो थ्रो इन द टॉवल का मतलब ही क्या है कि आपने गेम को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। यानी आपने अपनी क्या मान ली, हार मान ली। तो या तो गिव अप होगा या फिर इसका आपको आंसर क्या मिलेगा, टू सरेंडर। यानी आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, आपने अपनी हार मान ली। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि टू, आपने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली, टू एक्सेप्ट द डिफीट। यानी आपने अपनी डिफीट क्या कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है। तो इनमें से कोई भी आंसर मिल सकता था, बट ईडियम याद करना इंपॉर्टेंट है। थ्रो इन द टॉवल मीन्स जो कोई भी कोच टॉवल रिंग में फेंकेगा उसका ही प्लेयर क्या मान लिया जाएगा कि उसने हार जो है वो मान ली है। तो राइट आंसर इज गिव अप। नेक्स्ट है जंप द गन। नाउ जंप द गन का मतलब होता है, मान लो एक गन है और ये दो जने लड़ रहे हैं, तो अब इन दोनों में से जो इस गन पे कूद कर फटाफट से गन उठाएगा वही तो जीतेगा। तो जंप द गन का सेंस यही है, यानी फटाफट से ये जंप पे कूदा, गन पे उठाई और एक्ट कर दिया। लेकिन फिर बाद में पता चला जिस किसी को इसने मारा वो तो गलत इंसान था, मतलब तो मार दिया। यानी किसी भी काम को एक्ट करना बट प्रीमेच्योरली एक्ट करना, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर देना, दैट इज नोन एज व्हाट, टू एक्ट प्रीमेच्योरली। और उसके लिए क्या बोलते हैं, जंप द गन। यानी गन चलाने की उसने क्या की, जल्दबाजी दिखाई और गन चला दी। लेकिन अब तो गन चला दी, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, बट ठीक है फिर भी उसने जो एक्ट किया है वो प्रीमेच्योरली किया है। थोड़ा सोच समझ के, शांति से सोच के उसको फैसला करना चाहिए था या बोलना चाहिए था। बट अब जो फैसला ले लिया, चेंज तो कर नहीं सकते। नेक्स्ट है टू बीट अ डेड हॉर्स। अब अभी तो क्या था, टू फ्लॉज अ डेड हॉर्स, तो वही है। फ्लॉज में भी आपने मारा ही था, किसको, डेड हॉर्स को। और बीट में भी आप मार ही रहे हो, किसको, डेड हॉर्स को। वहां पे भी आपने टाइम ही वेस्ट किया था, यहाँ पे भी टाइम वेस्ट किया है। तो उसी इडियम को लिखने का दूसरा तरीका है कि वेस्ट टाइम करना होपलेस इश्यूज पर, जिसमें कुछ नहीं निकलना, उस पर टाइम वेस्ट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, टू बीट अ डेड हॉर्स। क्राई वुल्फ, अच्छा इसकी तो कहानी भी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, है ना। लेकिन जब रियली में भेड़िया आता है तब फिर कोई उसकी बात नहीं मानता है। तो यानी कि इफ समवन इज क्राइंग ओवर वुल्फ, चिल्ला रहा था भेड़िया आया, यानी कि वो कैसा बात बोल रहा था, सच बात बोल रहा था क्या, नहीं। लाई अननेसेसरीली, नहीं, अननेसेसरीली तो नहीं उसको, हाँ ये बात कह सकते हैं कि उसको आ तो मजा ही रहा था, लेकिन वो जो ये काम कर रहा था उससे क्या हो रहा था, रेज अ फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म मतलब जो सामने वाले को चेतावनी मिल रही थी वो चेतावनी सही नहीं थी, वो चेतावनी कैसी थी, झूठी। तो किसी को झूठी यानी कि फॉल्स चेतावनी देना, अलार्म मीन्स चेतावनी। तो किसी को जो चेतावनी दी जा रही है वो कैसी दी जा रही है, झूठी चेतावनी, उसके लिए बोलते क्राई वुल्फ। ये तो स्टोरी से याद रहेगी आपको, भेड़िया आया चिल्लाना जो था वो कैसी चेतावनी देनी थी, फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। यहाँ पर ये जो ब्रेस्ट वर्ड है ये आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हार्ट को क्लीन करने का सेंस क्या है कि आपके दिल में जो कुछ भी भरा हुआ है वो आप बाहर निकाल दो। अब आपके दिल में जो कुछ भी भरा हुआ है का सेंस मतलब आप अपना दिल खोल के रख दो, आप अपना दिल खोल के मतलब कन्फेस कर दो, जो कुछ भी आपके दिल में है वो सब बाहर निकाल दो, वो सब सामने वाले को बता दो, अंदर कुछ मत रखो। तो अगर किसी ने अपना ब्रेस्ट क्लीन कर लिया है यानी कि उसने अपना हार्ट जो है वो बाहर सब कुछ सामने वाले को बता दिया है, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसके अंदर जो कुछ भरा हुआ था उसने क्लियर कट सबको बोल दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टोकन स्ट्राइक। नाउ टोकन स्ट्राइक का क्या मतलब है, ये इडियम जो ऐसी ली गई है कि है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब बैंक वगैरह में हम लोग जाते हैं तो है ना, वहाँ पर जैसे पैसे वगैरह लेने के लिए, जैसे अगर पेंशन जब लेने जाते हैं ना तो वहाँ टोकन मिलता है, और वो जो टोकन है वो क्यों मिलता है
कि टोकन नंबर के हिसाब से सामने वाले को बुलाया जाता है। बोले टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2। तो ये जो टोकन है वो उनको कितनी देर के लिए मिलता है? थोड़ी देर के लिए। तो वहीं से ये इडियम आई है कि जो स्ट्राइक है ये कितनी देर के लिए है? टोकन स्ट्राइक यानी थोड़ी देर के लिए। और ये जो थोड़ी देर के लिए दी गई स्ट्राइक है ये सिर्फ सामने वाले को वार्निंग स्ट्राइक है। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ये जो स्ट्राइक है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये लंबा भी चल सकता है। और मोस्टली हमारे इंडिया में जो टोकन स्ट्राइक है ना, वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा लंबी स्ट्राइक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेल्थ इशू सामने वाले को, कहते हैं ना, सिचुएशंस बहुत विकट हो सकती हैं। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो स्ट्राइक होती है वो मोस्टली टोकन स्ट्राइक जैसी छोटी स्ट्राइक जिसको हम कहें, यानी कि जो सामने वाले के सिर्फ वार्निंग का काम कर रही है, दैट स्ट्राइक इज नोन एज व्हाट? टोकन स्ट्राइक। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। नाउ व्हाट डज द वर्ड मीन्स हैचेट? हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। नाउ कुल्हाड़ी पर बेस्ड जो है ना, ये दो इडियम है। एक इडियम बोली जाती है बरी द हैचेट और दूसरी इडियम बोली जाती है टेक आउट द हैचेट। और ये दोनों की दोनों जो इडियम्स है ना, ये आपस में एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स मतलब बरी का मतलब होता है गाड़ना या दफनाना। अगर आपने हैचेट को दफना दिया है, दफनाना, तो क्या कहा जाता है कि मतलब आप लड़ाई बंद कर रहे हो, यानी आप पीस चाहते हो, शांति चाहते हो। क्योंकि दफना दिए ना आपने कुल्हाड़ी, दफनाने का मतलब है गिरा दी, छोड़ दी। लेकिन टेक आउट द हैचेट में आपने हैचेट टेक आउट, निकाल लिए, मतलब आप लड़ने के लिए रेडी हो गए हो। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। बरी है द हैचेट मतलब आपको लड़ाई नहीं करनी है, और टेक आउट द हैचेट मतलब आपको लड़ाई स्टार्ट करनी है। तो बरी द हैचेट का यहाँ पे मतलब क्या हो गया? टू मेक पीस। लेकिन उसका ही उल्टा है फाइट अगेन। फाइट अगेन का मतलब होता है टेक आउट द हैचेट। तो आप एग्जाम में एक बार देखना, बरी द हैचेट है या टेक आउट द हैचेट है। इफ द इडियम गिवन टू यू इज बरी द हैचेट, इट मीन्स व्हाट? यू वांट पीस। And if the idiom given to you is take out the hatchet, means you want to start the conflict या you want to start the revenge. Get to the point, कहते हैं ना, point to point, मुद्दे की बात पर आओ, यानी कि सीधा जो बात है उस पर बात करो। And now get to the point की भी एक एंटोनिम है, मतलब एक इडियम पूछी जाती है, beat around the bush. Now beat around the bush का बेसिकली मतलब क्या है? यहाँ पर जो है आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर की बात कर रहे हो। और गेट टू द पॉइंट का मतलब है आप सामने वाले को ये कह रहे हो पॉइंट की बात करो, मुद्दे की बात करो। यानी टू स्पीक डायरेक्टली, यानी इधर उधर घुमा के नहीं, जो है मुंह पे बोलो, जैसा है मुंह पे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो मुंह पर बोल देना इज नोन एज व्हाट? गेट टू द पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट पर आकर के बात करें। नेक्स्ट है जैक अप द रेट्स। और जैक अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, टू इंक्रीज। और ये इंक्रीज धीरे धीरे नहीं है, बहुत तेजी से जब किसी चीज में इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं जैकअप। और यहाँ पर रेट का मतलब है प्राइस। तो अगर किसी की प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, इंक्रीज प्राइसेस, उसके लिए हम ये इडियम बोलते हैं क्या? जैकअप द रेट्स। तो जैकअप का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज का बढ़ना। और यहाँ पर किसके बढ़ने की बात कर रहा है? रेट की। और रेट से आप क्या रखेंगे? प्राइस। यानी जब हम किसी की प्राइस में बढ़ने की बात करेंगे तब हम इडियम क्या बोलेंगे? जैकअप द रेट्स। स्पीक योर माइंड। और स्पीक योर माइंड का मतलब है भाई जो आपके माइंड में है या जो आपके दिमाग में है वो बोलो। अभी मैंने एक इडियम कराई थी, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो उसमें तो जो था आपने बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यार स्पीक योर माइंड, जो दिमाग में वो बोल, इधर उधर की बातें मत कर। दैट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग व्हाट? फ्रैंकली। से साइलेंट नहीं है, लाई नहीं है, गॉसिप नहीं है, यानी आप फ्रैंकली बोल रहे हो, आप इधर उधर घुमा करके नहीं बोल रहे हो। जो आपके दिल और दिमाग में था आपने वही बोला है, यानी कि यू आर स्पीकिंग योर माइंड। आप किसी और की बातें नहीं, अपनी ही बात बोल रहे हो। दैट इज नोन एज व्हाट? स्पीक योर माइंड। नेक्स्ट इज क्लचिंग एट स्ट्रॉज। अगेन गुड इडियम। नाउ क्लचिंग एट स्ट्रॉज जो इडियम है ना, इसका क्या मतलब है कि ये स्ट्रॉज है ना, अगेन किसको शो करता है? ये स्ट्रॉज शो करता है आपकी एक तरीके से सीख को, है ना, कि झाड़ू की सीख होती है उसको। और क्लचिंग का मतलब है आपने झाड़ू की सीख को पकड़ा है और अब आप ये कह रहे हो अब मैं बच के निकल जाऊंगा। ये इडियम मोस्टली आई थी स्विमिंग से, तैराकी से, कि भैया तैरने वाला था एक बंदा पानी के अंदर, उसको एक तिनके का सहारा मिला और उसने बोला इस तिनके के सहारे अब मैं एक बैंक पर या किनारे पर पहुंच जाऊंगा और बच जाऊंगा। यानी ये बिना उम्मीद के, मतलब बिना किसी कारण के, पता नहीं क्यों ही उम्मीद रख रहा है, इस तिनके के सहारे से क्या ही बच जाएगा। वहां से इडियम आई है कि क्लचिंग एट स्ट्रॉज, मतलब उसने उस सीख यानी उस तिनके पे, क्लच यानी होप रख रखी थी
यानी होपिंग विदाउट रीजन, बिना रीजन के ही आपने होप रख रखी है, कोई मुद्दा या कोई कारण नहीं है आपके पास उम्मीद रखने का, बट स्टिल आपने होप रख रखी है, उसे बोलते क्या, क्लचिंग एट स्ट्रॉज। सिट ऑन द फैंस, सिट ऑन द फैंस का मतलब है, फैंस यानी कि एक ऐसी तारबंदी जो कि ना आपको इस तरफ का बनाने देती है ना आपको इस तरफ का बनाने देती है, बीच में है ये तो, है ना। तो अगर किसी घर के आसपास तारबंदी है तो वो ना घर के अंदर का माना जाता है ना घर के बाहर का। तो यही कह रहा है कि अगर आप इस फेंस पर बैठे हो, मतलब ना आप इस वाली पार्टी में हो ना आप इस वाली पार्टी में हो, मतलब आप ये कह रहे हो ना मैं तेरी तरफ हूँ ना मैं तेरी तरफ हूँ, तो मैं किसकी तरफ हूँ, आई एम न्यूट्रल, मैं तो न्यूट्रल हूँ, तुम दोनों लड़ लो तुम दोनों झगड़ लो, आई एम नॉट या आई एम नाइदर द साइड, मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ। इफ यू आर स्टेइंग न्यूट्रल, ना पॉजिटिव हो ना आप नेगेटिव हो, बीच के हो, दैट इज सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, समुद्र के अंदर है ना जितनी भी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें, और अगर मैं आपको समुद्र के बीच में छोड़ दूं और ऑल यानी चारों तरफ आपके समुद्री समुद्र है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं हूँ कहाँ और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि समुद्र में दूर दूर तक कोई रास्ता कोई व्यक्ति कुछ नजर नहीं आता सिवाय पानी के। तो जब अगर किसी को समुद्र में छोड़ दिया जाए और ऑल यानी उसके चारों तरफ चौतरफा समुद्री समुद्र है, तो वो कैसा दिखेगा, कंफ्यूज स्टेट में आ जाएगा वो। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा अब आगे क्या, आगे कहाँ जाना है या आगे क्या करना है। दैट कंफ्यूज स्टेट इज नोन एज व्हाट, ऑल एट सी। नेक्स्ट है टू गो फॉर अ सॉन्ग। नाउ टू गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब है, ये इडियम जो मोस्टली ली गई थी ना, वैसे ली गई थी कि अपन कई बार बोलते हैं ना, इतनी सी बात के लिए तू बिक गया, वैसी इडियम है इस सॉन्ग के लिए या इस गाने के लिए तूने अपने आप को बेच दिया। तो वहीं से ये इडियम है बी सोल्ड चीपली, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत सस्ते में बिक जाए तब बोलते हैं टू गो फॉर अ सॉन्ग, यानी कि किसी भी मूवी में सॉन्ग जो है ना एक छोटा सा पार्ट रोल प्ले करता है, नो डाउट इंपॉर्टेंट होता है पर छोटा सा पार्ट रोल प्ले करता है। तो वैसे ही कह रहा है कि ये चीज़ इतनी बड़ी महंगी थी, उसको आपने एक इतने छोटे से पार्ट में यानी इतने छोटे से पैसे में बेच दिया। यानी जब हम किसी वस्तु को बहुत सस्ते में बेच दें तब हम इडियम बोलते हैं क्या, टू गो फॉर अ सॉन्ग। नेक्स्ट है टू बेल द कैट। अब ये इडियम तो कितनी इजी है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब कि कौन रिस्क लेगा, कौन इस सिचुएशन को हैंडल करेगा, कौन जाके बात करेगा, यानी टू टेक अ रिस्की इनिशिएटिव, यानी ये रिस्क भरी शुरुआत कौन करेगा, उसके लिए इडियम बोलते हैं क्या, टू बेल द कैट। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गैब। नो गिफ्ट ऑफ द गैब में जो गैब वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है टंग को, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब आपको आपके टंग का क्या मिला हुआ है, गिफ्ट। अब टंग का गिफ्ट मतलब आपको जीभ से बोलने की क्या मिली हुई है, गिफ्ट मिली हुई है। बोलने की गिफ्ट मतलब आप बहुत अच्छे क्या हो, वक्ता हो, और बहुत अच्छे वक्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलोक्वेंट कहते हैं। तो उसी इलोक्वेंट की ये मुझसे इडियम पूछ रहा है। तो हैबिट ऑफ एग्जैगरेटिंग तो नहीं है, एग्जैगरेटिंग का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। पावर टू मेक क्विक डिसीजंस भी नहीं है, एबिलिटी टू कुक वेल भी नहीं है। ये क्या है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड परसुएवली, यानी सामने वाले के पास टैलेंट है बहुत अच्छा बोलने का, उसको हम बोलते हैं क्या, गिफ्ट ऑफ द गैब। कैसे याद रखोगे, गैब मीन्स व्हाट, टंग, और किसी को अगर टंग यानी कि बोलने का गिफ्ट मिला हुआ है, टंग का गिफ्ट मिला हुआ है यानी बोलने का, और कैसा बोलने का, अच्छा बोलने का, तो उसके लिए हम बोलते हैं टैलेंट फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली, और इडियम क्या यूज करते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो ये कुछ इडियम्स थी जो आपकी एसएससी स्टेनो के अंदर जो है वो पूछी गई थी, और ये सारी की सारी इडियम्स हमने सभी शिफ्ट्स की जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से मैं आपके लिए एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के लिए लेके आऊंगी, जिसमें अगेन हम एसएससी स्टेनो में पूछे गए वन वर्ड्स, मिसस्पेल्ड या फिर एंटोनिम सिनोनिम्स, इन सब का डिस्कशन भी करेंगे। पर फिलहाल के लिए इस इडियम्स की वीडियो को आप डेफिनेटली सुने, ध्यान से सुने, एक बार वापस सुने, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।